चले एक ऐसे देश में जहाँ हो सदाएं अनसुने गीतों की, जहाँ नदियाँ दरिया झरने शोर मचाए, जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और देखिए किस कारवां सराय में हम आपको लेके आए हैं कि इर्द गिर्द बुलंद बाड़ा पहाड़ हैं। और जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ स्कर्दू में जब भी मैं आया पहाड़ खाली थे, बेरूह थे, चटियल थे। लेकिन अब चूँकि मई का महीना है तो कुछ कुछ बर्फ़ें वहाँ पे मौजूद हैं और हम साए में हैं एक पुराने 1948 के ओरिएंट एयरवेज़ के, और शंग्रीला में है, एक जन्नत में है। और मैंने ख़वातीनो हज़रात पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि मैं आपको आरिफ असलम ख़ान साहब से मिलाऊंगा। और आरिफ साहब के बारे में बड़ी कदीम रफ़ाकत है, मैं कहाँ से शुरू करूं, शायद इन्हें याद हो या ना याद हो। लेकिन एक दफ़ा जब मैं देवसाई से उतरा तो इनके यहाँ मैं ठहरा, कह लीजिए क़याम किया, तो दो चीज़ें मुझे याद। एक तो इन्होंने मुझे ख़बर दी कि प्रिंसेस डियाना का क्रैश हुआ है, आप सन का हिसाब लगा लीजिए, और वो हलाक हो गई। दूसरी कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी फौत हो गए लंदन में। अच्छा, यकीन मानिए, मैंने कहा कि डियाना तो खैर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी, ओवर स्पीड की या उसने, उसकी किस्मत ऐसी थी। लेकिन नुसरत का मुझे ज़्यादा दुख इसलिए भी हुआ कि नुसरत ने जाने से पेशतर लंदन आखिरी जो 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए अपनी अहलिया और अपनी बेटी का हमरा, वो मेरे साथ किए। तो बात एक तो ये ख़बर मिली, एक ये कि भाई मैं उधर निकल गया, इनका एक सेबों का आर्चर्ड है। और माइंड यू, कचूरा के जो सेब हैं वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत मीठे होते हैं, लेकिन ये लाहौर तक सर्वाइव कम करते हैं। जब मैं लेके गया ना तो वो फिर पीले पड़ गए या वटवा। तो मैंने देखा कि दरख्तों के नीचे सेबों की ढेरियाँ हैं हज़रत। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। तो मैंने आरिफ साहब से पूछा, अगले रोज़ मैं गया तो वहाँ पे सफाई हुई। तो आरिफ साहब से मैंने पूछा कि भाई वो सेब कहाँ गए। उनका जी वो तो हम घोड़ों को डाल देते हैं क्योंकि यहाँ नहीं रह सकते। तो ख्वाहिश यही की कि यार बंदा घोड़ा ही होता, स्कर्दू में होता और ऐसे सेब खाता। तो बहरहाल हम आरिफ साहब से बात करते हैं। इनका तफसीली तारफ़ मैं पहले करवा चुका हूँ। मैं आगाज़ करना चाहता हूँ कि आप किस उम्र में पहली मरतबा स्कर्दू आए? मैं जी 19 नहीं, आपकी उम्र क्या? उम्र मेरी होगी कोई 22 साल जी। अच्छा। और मैं आया था मैं बाहर था, आउट ऑफ द कंट्री था, कनाडा में था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वालिद साहब जब काम कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा वापस आना पड़ेगा उनको हेल्प करने के लिए। तो मैं फिर 1989 में वापस आ गया था। तो उससे पहले तो आते रहे हम जब छोटे थे उस ज़माने में। मैं चाहता हूँ जब आप छोटे थे जी, जब आते थे तो उस ज़माने का स्कर्दू कैसा था? कुछ था ही नहीं। हम पैदल आते थे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे जहाज़ उतरता था मिट्टी के अंदर गर्दे में, और वहाँ से पैदल आते थे। और गांव वाले लोग खड़े होते थे मुर्गियाँ लेके, कोई अंडे लेके, कुर्बानी लेके, जी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा। तो मेरी वालदा मरहूम और वालिद साहब आते थे घोड़े पे। डॉक्टर साहब किसको कहते थे? वालदा जी। अच्छा जी, वो आती थी साथ। अच्छा अच्छा। उनको डॉक्टर कहते थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने लोगों को सिखाया कि सफाई कैसे होती है, टूथब्रश इस्तेमाल करना, साबुन। अच्छा, आप वहाँ से चलते थे पैदल एयरपोर्ट से? आज से 50-60 साल पहले की बात है। कोई 65 ईयर्स हो गए, 65 ईयर्स बैक। उस ज़माने का स्कर्दू सिंपल लोग थे, लोग बिल्कुल सिंपल थे जी। और पुराने लिबास पहनते होंगे। और उनको ये है कि उनको पैसा भी नहीं पता था रुपया क्या चीज़ है। अच्छा, रुपया भी नहीं पता था। फिर मेरे वालिद साहब ने अब तो बहुत ज़्यादा पता। अब स्कर्दू वालों को रुपए का ही पता है। अच्छा, ज़्यादा महंगे हो गए हैं लाहौर से। वही।
तो उनको उस ज़माने में हमने उनको कारपेंट्री सिखाई, मेरे वाले साहब ने मेसन बनाया, पेंटर बनाया, उन्होंने चीज़ें सीखी। फिर साथ हेल्प किया, हमारे लाहौर से लोग आते थे काम करने के लिए, उनके साथ ये लगे रहे और अभी कारपेंटर्स बन गए वगैरह। अच्छा, ये जो रिसोर्ट है मेरा ख्याल है ये पहला था स्कर्दू में इस लेवल का जी, इससे पहले था नहीं। जी मतलब है कि मैं पिछले प्रोग्राम में तज़किरा कर चुका हूँ कि ब्रिगेडियर असलम साहब मेरे वालिद साहब को जानते थे और वो आया करते थे एक दो मरतबा, और यहाँ के गुलाब जो थे हमने उस ज़माने में सप्लाई किए थे जी जो माशाल्लाह अभी रंग रूप दिखा रहे हैं। जी। और मुझे जो गुलाब हैं उनमें से महक आती है ब्रिगेडियर साहब की भी और अपने वालिद साहब की। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, तो कुछ अपने वालिद साहब के बारे में बताइए कि ही इज़ अ लेजेंडरी शख्सियत। किताबें हैं बेशुमार, बल्कि आपने एक किताब लिखी है जी। और ये अपने वालिद के बारे, एन आइकॉन ऑफ लिबरेशन, गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, इसको मैंने जस्ता जस्ता देखा है, नक्शे देखे हैं, तस्वीर देखी हैं, और जहाँ जहाँ वो गए वो सारा कुछ जी और शंग्रीला की पुरानी तस्वीर पीछे वाइट सफ़ेदे हैं जी, टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो उनके बारे में बताइए कि वो आपके दादा या परदादा सुना था कि पठान थे? जी, मेरे परदादा हम तीरा से हैं जी, तीरा अफरीदी हैं। अच्छा, हम हैं ही अफरीदी हाँ ओरिजिनली। हाँ, उनकी मैंने एक तस्वीर देखी, बड़ी वारोब शख्सियत, जी, यूं करके बैठे हुए हैं, पुराना लिबास, तलवार हाथ में। तलवार हाथ में। और आपने ये भी बताया था कि रंजीत सिंह ने उन्हें तलब किया था जी। कि डोगरे उनको बहुत परेशान करते थे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपके परदादा डोगरों से निपटने के लिए यहाँ पे आए। 2000 अफरीदी आए थे। हाँ, गए थे अच्छा, सिर्फ। मतलब है कि उसके उनके साथ अफरीदी भी आए। जी सर। अच्छा, अच्छे अफरीदी भी होंगे, बुरे भी होंगे। जी हाँ। अच्छा अच्छा, आरफ साहब, मैंने जो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री का मुतालिया किया, जी थोड़ा बहुत लोगों के बारे में भी मैं जानता हूँ। जी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें इतने ज़्यादा अहम नेशनल हीरोज़ हों, और एक तवील उसमें है, उनके आप वालिद साहब भी शामिल है जी और एयर मार्शल असगर खान आपके चचा थे। जी जी, अच्छा, आपको याद है एयर मार्शल असगर खान जब वो जवानी में थे? बिल्कुल याद है जी, मैं बिल्कुल याद है जब एयरफोर्स चीफ बने थे हाँ और कायद आज़म आए थे रसालपुर। हाँ। शुरू और में कितनी उम्र थी उनकी, एयर मार्शल असगर खान की? उनकी 34 थी हाँ जब पाकिस्तान बना था तो आए थे। तो उसके बाद जब 36 की एज में हुए हाँ। तो एयर चीफ बन गए, तो ही वॉज द यंगेस्ट एज। यंगेस्ट एयर चीफ टिल नाउ ऑन रिकॉर्ड। हाँ और वो 12 साल एयर चीफ रहे। हाँ, और उनको फादर ऑफ द एयरफोर्स कहा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, मैं एक और भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितनी तरक्की की हमने, एक एयर मार्शल असगर खान, और बाद में भी जब वो सियासत में आए तो जितने खरे वो थे, जी, वो इसीलिए कामयाब नहीं हुए, वे खरे थे, वहाँ खोटे चलते। असूली आदमी थे, जी इंसान हाँ। थे। तो दूसरा एयर मार्शल नूर खान, जी हाँ। जिन्होंने PIA को, तो उन्होंने किस अरूज पे पहुंचाया एयरफोर्स को, PIA के, ये इनका सबका आपस में एक, और उसके बाद बिगाड़ ऐसा पैदा हुआ कि वो चलता ही आ रहा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े अदारे थे, मैं उन्हें कहता हूँ, मैं कहता आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान कितना खूबसूरत हुआ करता। जी जी यहाँ दुनिया के बेहतरीन अदारे थे, यहाँ दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन थे। जी, वो कहते हैं बिगाड़, फिर मैं कह इट वाज डिक्लाइन, और डिक्लाइन जो होती है वो हमेशा उसके कुछ अवामिल हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं। जी, लेकिन बाहर तौर हम एयर मार्शल असगर खान को और नूर खान को याद करते हैं कि वो बड़े लोग थे। जी, कारवां सराय, 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 कारवां सराय। अच्छा, आपके वालिद साहब को पाशा क्यों कहा जाता था?
ये 1948 में जी, पाकिस्तान जब बन रहा था तो ये कश्मीर में थे। तो उस वक्त मेजर थे कश्मीर के अंदर, इंडियन आर्मी में थे, आर्म फोर्सेस में थे, ब्रिटिश आर्मी थे। तो वो जब पाकिस्तान बन रहा था तो वो इस तरफ आ गए, अच्छा। बॉर्डर क्रॉस करके। वालिद साहब को भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, पाकिस्तान नया बन रहा है। इधर आके उनको फिर लियाकत अली खान साहब ने, उनको पता चला कि ये मेजर असलम पहले इस इलाके में होता था, अच्छा। बूंजी में रहते थे ये 1945 में। बूंजी, हाँ जी, बूंजी में। अच्छा। उन्हीं तो उनको पूछा कि भी आपको हम इजाज़त दे रहे हैं, आर्मी से आपका नाम हम हटा रहे हैं, आप आर्मी में नहीं हैं, आप अगर वापस आ गए तो आपका नाम और नंबर आपको मिलेगा आर्मी का, आप जितना इलाका ले सकते हैं आप जाके ले लीजिए। उनको उनकी तैनाती हुई कि आपने ये इलाका जो है इसके ऊपर जितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ऑक्यूपाई करो। जी जी, क्योंकि कश्मीर का हिस्सा था। हाँ हाँ। तो वह पहले कमांडर थे गिलगित स्काउट्स के जी, 48 में। मेजर ब्राउन था, मेजर ब्रिटिशर, उससे चार्ज लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौज तैयार की। फ़ौज तो तैयार नहीं, बंदूकें कोई नहीं थी। हाँ, जो भी वॉलंटियर्स। जी हाँ, वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। अच्छा, ये आप ये भी बता रहे थे कि पाशा इसलिए उन्होंने इख्तियार किया कि ही डिडंट वांट कि भाई उनका जो असल आइडेंटिटी है जी, वो पिन पॉइंट हो। उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी जी, हाँ। उनको देखा गया था लड़ते पटन में, अच्छा, पता ना। कश्मीर में, पटन में, बिल्कुल, हाँ। कि अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। राइट। तो जब वो पता चला मेरे दादा को, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया शेख अब्दुल्ला ने, हाँ, अच्छा। कि पता चला आपका बेटा लड़ रहा अच्छा, है। वो कश्मीर में थे। वो महाराजा हरी सिंह के कमांडर इन चीफ थे आर्मी ओके, के। अच्छा। तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। हाँ, तो फादर ने फिर अपना नाम चेंज किया, कोड नेम कर्नल पाशा कर दिया। अच्छा। और मैं वो सुना है कि कोई सरदार साहब थे ऑन टेलीफोन, जी, उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उनको बताया कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ। वो क्या जी। कहानी है? वो असल में रोज़ ऑर्डर देते थे अपनी फोर्स को कि यहाँ अटैक करना है, कल सुबह इधर करना है। तो कोड वर्ड होता था, कोड। तो कोड जो होता था ना, ऑपोजिट होता था, जहाँ जाना है दूसरी जगह जाना। तो बीच में इंटरप्रेट कर दिया कुछ सरदार जी ने आके, वो गालियाँ देने शुरू हो गए वालिद साहब को। तो वालिद साहब ने कहा, सरदार जी खामोशी से सुने, मैं कर्नल पाशा बोल रहा हूँ और मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि कल सुबह कहाँ अटैक करना है। हाँ, तो वो खामोश हो गए सरदार जी। तो उन्होंने ऑर्डर देने शुरू कर दिए कि दराज मैंने जाना है, दराज की जगह कारगिल जाना था, फलानी जगह जाना है तो इधर जाना था। तो सरदार जी ने कहा, अपनी जाके फ़ौज को बताएं कि तैयार हो जाएं और कर्नल पाशा फ़ौज लेके आ रहे हैं। तो उस वजह से वो सरदार जी चुप हो गए। तो अटैक कहीं और करते करते अटैक फिर कहीं और। दराज, बुरजेल, करगिल सारा हमारे पास। अच्छा, कारगिल भी जो था, करगिल भी लिए जी सारा, बल्कि लेह तक पहुंच गए थे। अच्छा। लद्दाख भी लेने लगे थे। हाँ, हाँ, थोड़ी सी गलती हुई, हमारे जो मेजर साहब थे कोई जो आगे भेजे गए थे, हाँ। उन्होंने थोड़ी सुस्ती की। मेरे वालिद साहब का ऑर्डर था कि सरप्राइज़ दी एनिमी, अचानक जाओ और उसको हमला करो, गोली मारो, उसका वेपन पहनो, उसके राशन लो, उसकी बंदूक लो और आगे जाओ। अच्छा, बंदूकें भी नहीं दी थी, मेरे को 4 बंदूकें दी थी टोटल। अच्छा। तो वो जाते गए, मारते गए, लेते गए, तो आगे तक पहुंच गए, स्कर्दू तक तकरीबन। उसके बाद फिर जब लेह के तकरीबन नज़दीक आ गए थे तो उस वक्त सर्दी का मौसम था, बहुत बर्फ़ थी। तो मेजर हसन थे। तो कितने लोग थे ये टोटल? इनकी 3 फोर्सेस बनाई थी जी, एस्किमो फोर्स, 3 नाम दिए हुए थे, जिसमें एक शाह खान जो मशहूर हुंजा के हैं। ब्रिगेडियर शाह खान। हाँ जी, अच्छा, मेरी उनसे मुलाकात हुई, हुंदा में एक शाम गुजारी। जी। बहुत शानदार शख्स थे। ये सारे सूबेदार होते थे। अच्छा, सूबेदार शाह खान थे, सूबेदार मुर्तज़ा वगैरह। तो ये सारे मेरे फादर के कमांड के नीचे थे। अच्छा। हाँ, इनको शाह अलग खान अलग असाइनमेंट दी हुई थी अच्छा। कि आपने ये इलाका फ़तह करना है, आपने ये करना है, ये करना है। तो उसमें शाह खान की ड्यूटी लगाई थी कि दोनों देवसई के ऊपर से हाँ, विंटर। वो देवसाई की जो एक्सपीडिशन है उसकी तस्वीरें मैंने देखी, जी, वो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ। ढका हुआ जी, बर्फ़ 18 फुट बर्फ़ थी। तो कैसे ये लोग वहाँ से ये आए इधर स्कर्दू आए? ये अस्तौर से आए जी, अब ठीक। अस्तौर से चढ़े ऊपर। हाँ, और इनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इनके पास जूते नहीं थे, हाँ, बोरियां बांध के। और धूप का ग्लेयर कितना होता है, धूप हाँ, कितनी तेज़ बिल्कुल। होती है। एक पौधा होता है ऊपर, हाइट पे लगता है, हाँ। उसके पत्ते निकाल के उसमें सुराख करके उन्होंने ऐनकें बनाई थी। अच्छा, और वो रात को रहते, फिर करते करते हाँ। अचानक स्कर्दू पहुंच गए। अच्छा। तो इसी तरह स्कर्दू फतह हुआ, टाइम लगा। उनका ब्रिगेडियर था, वो घोड़े पे भाग गया,
अच्छा। तो उसको भी पकड़ लेते, अच्छा बाकी बहुत मार दिए अच्छा, इंडियन। स्कर्दू डोगरों के मतहत। डोगरे के मत था जी। हाँ। सिख भी थे बीच में, हाँ जाहिर है, ज्यादा डोगरे जी। वो मतलब डोगरे और सिख सारे। और ले फतह करना हमें, ले लेना था हमने, हाँ। मगर वो अटैक करना था पीछे से, तो मेजर साहब ने आगे से फ्रंट अटैक किया, तो वो होशियार हो गए, तो इसलिए अब ले बच गया, नहीं तो हमारे पास लद्दाख भी होता। हाँ बहरहाल, अब फिर चाहे क्या हो, अब तो 3-4 गांव हमने बाद में भी खो दिए, जी हाँ, खो दिए जी। तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मतलब है कि ये ऐसे एडवेंचर्स कह लीजिए या हुब्बुल वतनी के ऐसे मुजाहरे हैं कि इनके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री तफसील बननी चाहिए, जी ताकि नई जनरेशन को मालूम हो। जी आज आप जानते हैं कि जिस तरह स्कर्दू वैला ऑफ है, इनको पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जी जी, जिन्होंने इसको आज़ाद करवाया, बिल्कुल सही और कह रहे यहाँ हैं। पे पाकिस्तान की अमलदारी शुरू हुई। कारवा सराय, 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 कारवा सराय। अच्छा, आपने माशाल्लाह अपने बेटे का नाम पाशा रखा, जी तो दादा के हवाले से रखा, जी बिल्कुल जी। तो कंटिन्यूटी होती है। रहती और है। अक्सर ऐसा होता है कि पोते पैदा होते हैं तो ख्वाहिश होती है जी जी, कि वालिद के नाम पर। नाम रहे, बिल्कुल जी। मेरे दादा का नाम अमीर बख्श था। जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी बच्चे का नाम अमीर बख्श रखूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश का एहतराम किसी ने नहीं किया। अच्छा, एक दफ़ा एयर मार्शल असगर खान गिलगित से या श्रीनगर से पैदल उन्होंने सफ़र किया। जी, वो आए थे 47 में मेरे फादर को मिलने के लिए, पार्टीशन से पहले। अच्छा, ये कहाँ से शुरू किया था? ये बांडीपुरा से आए थे, श्रीनगर से बांडीपुरा, हाँ, बांडीपुरा से अस्तौर, और मेरे फादर बुंजी में होते थे उस वक्त। नहीं तो पैदल आए थे। घोड़े भी था, घोड़ा रखा था, हाँ। कहीं कहीं घोड़ा कहीं पैदल। तो उनको मिलने आए थे एडवाइस देने के लिए कि क्या क्या करना है आपने, क्या करना है। हाँ, तो वो उधर रह के फिर वापस चले गए, तो उनको 4 दिन लगे वापसी के, 5 दिन वापस श्रीनगर। कमाल का एडवेंचरस आदमी था। जी हाँ, उनको बड़ा शौक था ये घोड़े जाना। और अच्छा, आपकी कोई यादें हो एयर मार्शल असगर खान के हवाले से? बहुत यादें जी, मेरे बहुत नज़दीक थे, हाँ, मैं हमेशा उनके साथ मिलता रहता था, उनके साथ रहता था। आपको क्या बुलाते थे, क्या कहते थे? मुझे आरिफ ही कहते थे, हाँ, मगर मैं फेवरेट था एक किस्म का सारे कजन्स में, अच्छा, क्योंकि मैं एल्डेस्ट हूँ फैमिली में, हाँ, तो मेरे साथ ज़्यादा एहतराम करते थे, माशाल्लाह। चीज़ें पूछते थे, हाँ, तो बड़े। मगर एक जिक्र है, मैंने जब एयर मार्शल थे तो मैंने उनको कहा कि एयरफोर्स की एनक जो होती है ना पायलट की, हाँ, हाँ, वो बड़ी अच्छी होती है, हाँ, वो मुझे एनक चाहिए। हाँ, टॉप गन में भी वही है इनके। हाँ जी। फिल्म में। तो उन्होंने कहा अच्छा एनक चाहिए। तो फिर मेरे दूसरे चाचा थे फारूक रहमतुल्लाह, जो डीजी सिविल एविएशन बने थे बाद में जी, तो उनको कहा फारूक को फीता लेके आओ, तो वो फीता लेके नापना के एनक अच्छा, लंबाई। तो कई साल गुजर गए तो ना एनक नजर आई, हाँ, ना कभी, कोई सख्त आदमी थे ना, हाँ। उन्होंने तो एक सुई भी नहीं देनी थी, तो लेकिन इसलिए उनकी वही सख्ती जो है वो पाकिस्तान को कहीं का कहीं उस जमाने में ले गई। बिल्कुल जी। 65 वॉर में हाँ, इन्होंने ऑर्डर दिया था अयूब खान ने, हाँ, इनको 1-2 हफ्ते पहले छोड़ दिया रिज़ाइन करके। हाँ, क्यों? क्योंकि इनको बताया गया था, इन्होंने सारा प्लान किया हुआ था कि अटैक होगा तो मैं ये करूँगा। हाँ, तो इन्होंने रानो खच में लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल। तो इन्होंने एयरफोर्स चीफ जो था इंडिया का, इनका कोर्समेट था, इकट्ठे देहरादून से पास आउट हुए थे, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं। उसको फ़ोन किया कि रानो कच्छ में आपने बिल्कुल एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा, मैं भी नहीं करूँगा, तुम भी नहीं करोगे, अच्छा, क्योंकि वो जंग फिर फैल जाएगी, आर्मी को लड़ने दो आपस में। वो अयूब खान को पसंद नहीं आया, उसने कहा कि ये क्या कौन है ऑर्डर देने वाला इंडियन आर्मी को। उसकी वजह से इनको चंद दिन पहले 65 वॉर से हटाया गया। हालांकि वो एक बड़ा साहिब मशहूर था। खैर, मैं कौन होता हूँ मिलिट्री के मशहूर। अच्छा, यहाँ आप चलते फिरते ना, ये सामने ही मुझे याद आती है, ऐसे देख के याद आती चीज़ें कि एक रॉक है जी, और उसके ऊपर एंशिएंट कार्विंग है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2000 BC, बिफोर क्राइस्ट, BC। बिफोर क्राइस्ट, यानी आज से 4000। ये क्या है? ये मौजूद थी जब यहाँ शंग्रीला हाँ जी, बना? यहाँ पे और भी हैं रॉक्स रास्ते अच्छा। में, जो बुद्धिस्ट थे ना जी,
वो यहाँ से क्रॉस करके ले जाते थे, ओके, लद्दाख जाते थे। अच्छा, तो रुकते थे रास्ते में, पड़ाव एक रुक गए, फिर चलते गए, तो बैठ के जहाँ भी कोई जगह मिली कार्विंग करते थे। हाँ, तो ये प्रोफेसर दानी साहब मेरे वाले साहब के दोस्त भी थे, तंदुरुस्त, तो वो एक दफ़ा आए, तो मेरे वाले साहब ने 4000 साल लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा ये क्या लिखा हुआ आपने, कुछ किधर 4000 साल किधर पे आया था पौधे, इसका एक्यूरेट फिर निकाला उन्होंने साहब, तो वो 2000 BC बना। अच्छा। दानी साहब, फिर आपके तो हवाले से बेशुमार शख्सियात याद आती। बिल्कुल जी। दानी साहब को एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे मिला, तो उनका कोई आर्टिकल मुस्लिम में छपा था, जी। वो मैंने पढ़ा, वो बड़ा बोर आर्टिकल था, सीरियस आर्टिकल। अच्छा जी। तो मैंने दानी साहब को कहा कि ये जो आर्टिकल आप लिखते हैं ना, ये बुक फॉर्म में आप पढ़ सकता है, रिसर्च है ना, बिल्कुल। डेली न्यूज़ में नहीं। कहने लगे जी मेरी किताब कोई नहीं छापता। मैंने कहा आपकी किताब, ये हाल है लोगों का। जी जी। तो मैंने संग मील वालों से बात की, तो उन्होंने उनकी पहली किताब छापी, न्यू लाइट ऑन सेंट्रल एशिया। तो दानी साहब ने मेहरबानी करके मेरा भी तज़किरा किया और उसको मेरे नाम किया। अच्छा जी। उसके बाद मैं उनके ऑफिस वगैरह, जब मुझे गंधारा का शौक, जी जी, बहुत। तो कुछ चीज़ें, वो एक्सपर्ट थे इन सब चीज़ों में। तो एक दफ़ा मुझे याद है मेरे घर भी तशरीफ़ लाए, तो उनको गंधारा कलेक्शन दिखाई, तो एक पीस पे मुझे बाद में अफसोस भी हुआ, उनका बड़ा दिल आया हुआ था। कहने लगे कि ये मैं साथ ले जाऊं। मैंने कहा जी यहाँ से बाहर कोई नहीं जाए, एंटीक शो होती है, बड़ी मुश्किल थी। जी हाँ, बिल्कुल जी। लेकिन ये है कि जितना अर्सा मैं इस्लामाबाद रहा, कहीं ना कहीं मुलाकात होती जी। और ऐसा, मतलब है कि हर ज़ुबान के वो माहिर थे, खरोश्ती और ये, और यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में जितनी हैं इंस्क्रिप्शन उन्होंने पढ़ के बताई हैं कि ये है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उन्होंने ये रॉक दरियाफ्त की। मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ इस रॉक को देख के, जी। क्योंकि ये रॉक जो है ये एक गवाह भी है। आज से 4000 साल पहले जी। यहाँ से लोग आते थे, काफलों में आते थे, या बिल्कुल। क्योंकि ह्यून सॉन्ग जो था चाइनीज़ ट्रैवलर, वो भी इधर के इधर से आया था। वो एक्चुअली ओरिजिनल मखतूते जो हैं बुद्धिज़्म के, हिंदुस्तान में थे। जी, बुद्धिज़्म में जी। वो लेने आया था, और उसकी लंबी कहानी है। शियान में वो पैदा हुआ था, मैं उसके पगोडे पे गया हूँ जगह पे। जी जी। तो शियान, और वहीं से सिल्क रोड शुरू होती। तो आगे 3-4 सल्तनतें थीं जहाँ पे ऑर्डर कर दिया गया कि ये पागल भिक्षु है, इसको रोको। अच्छा अच्छा। एक जगह डेथ सेंटेंस भी, लेकिन बाहर तौर उसने ये सारा क्रॉस किया। उसका एक छोटा सा सफरनामा है, मुझे तो आपको पता है, माशाल्लाह। उसमें जो उन्होंने रूट लिखा हुआ है ना, वो रूट इंडस के किनारे है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो यहाँ से आया है या ज़रा आगे जाके आया है, आई डोंट नो। जी। लेकिन जो है ह्यून सॉन्ग, वो इन्हीं इलाकों में। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो होते थे पिलग्रिमेज, मसलन टेक्सला की यूनिवर्सिटी जूलियन, जी हाँ, वहाँ पे तिब्बत से लोग आते थे, चाइना से आते थे पढ़ने। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये रॉक जो है मुझे बड़ा फैसिनेट करती। और रॉक भी देखे ना, मैंने अर्ज़ किया कि 4000 साल की तहजीब की गवाह है। जी बिल्कुल जी। अब पता नहीं क्या सोचती है कि कर दूँ, क्या से क्या हो गया है। मगर इसके अलावा आप देखेंगे शतियाल एक जगह है जी। हाँ जी, हाँ चला जी, बिल्कुल। वहाँ उधर कितने वो लोग कमिंग हैं, और वो सारे बादशाह डैम के नीचे आ जाएंगे। सुना है कि वो बादशाह डैम का उन्होंने कहा तो था कि उसको प्रिजर्व करेंगे। मुझे एब्सोल्युटली नो आइडिया कि वो उन्होंने कोई उसके बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, उठा नहीं सकेंगे। वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मैंने बहुत अच्छा लिखा सारे देखे, बिल्कुल। और दे आर अमेजिंग। वो लगता है कि कल किसी ने बनाए। कारवां सराय, 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 कारवां सराय। अच्छा आरिफ साहब, ये फरमाएं, मैं अपने पिछले एपिसोड में रफली बता सकता हूँ कि एक किताब थी, उसमें वो क्रैश होता है जी। वो कोई मुसाफिर बच जाते हैं, और फाइनली अब जो तहकीक है वो कहते हैं जी चाइना में था शंग्रीला, जी। कुछ कहते हैं कि यहाँ आसपास ही था, और आपके पास उसकी अलामतें हैं क्योंकि जहाज़ भी क्रैश हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल जी। और लोग भी खूबसूरत हैं, सादा हैं। जी। तो आप ये फरमाएं कि शंग्रीला नाम मसलन पाकिस्तान को
कि दो सिंबल हैं बड़े जी मजहबी सिंबल्स के अलावा, जो जहाँ भी आए फौरी तौर पे लोग समझ जाते हैं कि पाकिस्तान, एक केटू है और एक शंग्रीला। यानी शंग्रीला की एक नेशनल एक बुकत जो है जी पहचान की कि पूरे पाकिस्तान के आइकॉन बन गया एक आइकॉन, किस्म का। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो जहाज़ इधर आया, कुछ कहानी में बयान कर चुका हूँ जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि हॉर्सेस क्या, हॉर्सेस सन्स माउथ मैं वो सुनना चाहूँगा। बिल्कुल जी। इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि जी वो जहाज़ टर्की से कहीं टेक ऑफ हुआ अच्छा, और एक बुक लिखी गई है किसी ब्रिटिशर ने, लॉस्ट होराइजन, अगर आपने पढ़ी है कि हाँ नहीं। नहीं, उसी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी स्टोरी में वो बुक जहाज़ में गया या तो चाइनीज़ ने वो जहाज़ हाईजैक कर लिया। हाँ, हाईजैक करके उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया जाते जाते, तो वो रिवर बेड पे लैंड कर गया। तो जब लैंड किया उसने रेत पे, तो जख्मी तो यहाँ कोई स्कर्दू में, नहीं, जहाँ भी किया हाँ ओके, वो लैंड कर गया। हाँ तो ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से कोई ऑरेंज रंग में बुद्धिस्ट मॉन्क नज़र आए नीचे उतरते, हाँ उनको बंदों को। तो उनके पास आगे, उनको साइन लैंग्वेज में ज़बान तो नहीं आती थी, उन्होंने कभी हमारे साथ चलो, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप खाना भी कुछ नहीं खाए वही वगैरह। तो उनको उस पहाड़ी पे ले गए। पहाड़ी के पीछे जब गए ना, तो वो जगह का नाम शंग्रीला था। अच्छा, और ख़ूबसूरत फल थे वहाँ, थे चश्मे थे, फुहारे थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। खूबसूरत औरतें थी। तो मेरे फादर ने वो विज़न लेके हाँ इसका नाम रखा। नाम के बाद जहाज़ मिल गया, कुदरती लैंड कर गया इधर। अच्छा, जहाज़ किस तरह मिला? इसको फिर वो एयरपोर्ट पे टेक ऑफ हुआ जी, उसका एक इंजन फेल हो गया, वापस नहीं जा सका एयर रनवे पे, तो सैंड पे उतर गया। उसमें हाजी साहबान बैठे थे जिन्होंने ईरान जाना था। अच्छा तो वो जब अच्छा, वो इसके मैं ये बहुत अदम जो था बड़ा अजीब व गरीब। जी ये हमारे दो शिप जाते थे हाजियों के, जी एक सफीना पता नहीं क्या था और एक कुछ उनके दोना, उनमें से एक रास्ते में डूब गया। अच्छा ये 40-50। जी तो अज़म ने कहा कि इतना बोझ था गुनाहों का, हाजियों का जहाज़ डूब गया। अच्छा, अब आजकल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतलब है कि उसमें वज़न इसलिए है कि ज़्यादातर लोग गुनाहगार होते हैं जी बिल्कुल जी। और वो जब जाते हैं एक ही जहाज़ पे तो लगता है कि ये जो भी जहाज़ है इस जी। पे भी आपने कहा हाजी बैठे हुए थे। जी हाँ जी। अच्छा, ये क्रैश कर गया। वो जब क्रैश लैंड किया तो पायलट ने दरवाज़ा खोला, तो इन्होंने कहा जी जहाज़ हम पिंडी पहुंच गया। हाँ, तो उन्होंने कहा जी पिंडी नहीं पहुंचा, चाय के लिए हम रुक गए हैं। अच्छा, तो जब वो नीचे उतरे तो वो रेत देखी उन्होंने, फिर ये पीछे वाला पहाड़ देखा, उन्होंने कहा अभी तो हम स्कर्दू में ही हैं। तो उनको पता चला कि जहाज़ ख़राब हो गया। हाँ, तो फिर वो पड़ा रहा दरिया पे, पानी उसमें से गुजरता रहा। तो मेरे वालिद साहब ने सिविल एविएशन को कहा कि ये मुझे दे दो जहाज़। तो कहा नहीं जी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अच्छा, तो ये इजाज़त लेनी पड़ेगी। फिर इजाज़त ली तो उनकी टीम आई, तो उन्होंने कहा जी ये 500 रुपये में इजाज़त है आपको लेने की। अच्छा, ये 1954 की बात है जी। मेरे वालिद साहब ने कहा कितने, 500 रुपये, ले जाएं इसको, उठा के ले जाएं इसको, हाँ, इंजन लगाएं और ले जाएं। हाँ, वो परेशान सारे के, ब्रिगेडियर साहब उस वक्त जरा अपने सख्ती में थे। तो उन्होंने कहा जी ऐसे तो बात नहीं, हम कहाँ ले जाएंगे इसको, तो आप कोई ऑफ़र दे दें 50 रुपये। अच्छा, मैंने कहा 50 रुपये सर, 50 कुछ ज़्यादा करें, गवर्नमेंट की चीज़ है, हाँ। हमने करना है। तो फिर 150 रुपये में उसका फैसला हो गया। है, मगर कई 150 लगे उसको वहाँ से लाने के लिए, लाने के लिए। 3 महीने लगे। अच्छा, और रोलर लगा के, बैल सब ने बांध के, अच्छा, धक्के लगा के यहाँ पहुँचाया जी। और ये पहचान बन गया शंग्रीला। ये हम रहते थे, आके कमरे बने हुए थे इसके बीच में। अच्छा, हाँ, बेडरूम थे, पेरेंट्स का बेडरूम, अच्छा, अच्छा, हम बच्चों का बंक बेड, पीछे वॉशरूम, अच्छा, बैठने की अच्छा, जगह। अच्छा, तो हम यहाँ रहा करते थे जब छोटे थे। अच्छा, अच्छा, वाले सब ज़बरदस्ती लेके आते थे, अच्छा। तो हम इसमें रहते थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ स्कर्दू आमद जो थी मेरी, वो कुछ लोगों ने फेसबुक वगैरह और वो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए, हज़ारों की तादाद में। मैं उन सब का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मतलब इस बूढ़े को अप्रिशिएट किया। तो मुझे एक साहब, मेरा नावल था राख, उसमें मुशाहिद और जाहिद कालिया जाते हैं शिकार के लिए, मुर्गाबियाँ मारने के लिए। तो जब वो मुशाहिद से मिलता है तो वो कहता है कितनी मुर्गाबियाँ मारी? वो कहता है 4, 2 नीलसर, 2 टील, जो भी इनके।
तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम खुश हो? तो वो कहता है कि 4 मुर्गावियों का खुशी से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये, अच्छा मैंने तो ऐसे ही रवा रवी में लिख दिया, लेकिन सम ऑफ दी अदर कोई ना कोई मीनिंग ऐसे होते हैं कि ये एक काफ़ी कोटेबल कि 4 मुर्गावियों से। तो एक साहब जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा, कहते हैं आप स्कर्दू पहुंच गए हैं, आप बताइए कि अब 4 मुर्गावियों का खुशी से कोई ताल्लुक है या नहीं। तो मैंने कहा कि बात ये है कि 4 मुर्गावियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो बर्फपोश पहाड़ हैं और ये जो झील कचूरा है और ये जो शंग्रीला है, और शंग्रीला के परे मैंने सफ़ेद रंग के कबूतर जैसे सितारे मूव कर रहे हों, इस तरह मैंने जंगल में से आते जाते, इन सब चीज़ों का खुशी से ताल्लुक़ है। मैं खुश हूँ। कारवांसराय 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 कारवांसराय